मैं कल्याण आश्रम, पूर्वांचल कल्याण आश्रम कोलकाता में सघन काम कर रहा था। मैं उस संगठन के साथ जुड़ी और उसमें भी महिला संगठन अर्थात बहनों का संगठन करने का एक कार्य मुझे मिला। स्वाभाविक रूप से उसमें करने लगी। वहां के अनुभव आते चले गए और फिर 89 में जब वनबंधु परिषद की स्थापना हुई तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कब वनबंधु परिषद में आ गई। वनबंधु परिषद में आने के बाद सबसे पहला विचार मन में यही आता था कि यहाँ पर भी जिस प्रकार से मैं परिवारों के संपर्क में आ रही हूँ, महिला समिति का गठन होना चाहिए। और 92 में कुल 5 बहनों से मैंने संपर्क किया था। उसमें से एक बहन, यदि मैं याद कर पा रही हूँ, मीरा दुकानिया उपस्थित। उन 5 बहनों ने हमने मिलकर के, उस समय हम कुछ ज्यादा जानते भी नहीं थे। हाँ, मेरा प्रवास जरूर हो चुका था झारखंड में प्रारंभिक काल में, तो संगठन के बारे में, वनवासी विषय के बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। मैं वास्तव में मैं पढ़ रही थी, मैं लर्नर थी। उस समय बातचीत करके हमने सोचा कि हम नियमित बैठकें करें। और उस नियमित बैठक में एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर पर उस बैठक को आयोजित किया गया। हम ऐसे ही मिलते थे, फिर मेरे घर पर उस बैठक का जब आयोजन हुआ तो मैंने कारपेट बिछाया, चित्र लगाया, अगरबत्ती जलाई, कम से कम 20-25 बहनों को फोन किया था। लेकिन न जाने क्या बात हुई, एक भी बहन उस दिन उपस्थित नहीं, एक भी नहीं। मैं अपनी डायरी, पेन, भगवान राम का चित्र लेकर बैठी, अगरबत्ती जलाया। उस समय कैसा अनुभव किया होगा कि एक सोचने की बात। लेकिन पता नहीं कहां से एक विचार कौंधा और जैसे किसी ने मुझे एकदम से ये बात कही कि अरे अकेली कहां हूं, भगवान राम है, ये सुगंध है, ये डायरी है, हाथ में पेन है, मन में भाव और विचार है, डायरी लिखो। 5 लोग यहाँ उपस्थित है, 5 तत्व यहाँ उपस्थित है। बस ये दिन और आज का दिन, मैं कभी अकेली नहीं और कारवां चल पड़ा। वनबंधु परिषद से बात शुरू हुई, महिला संगठन, महिला समितियां, फिर तो शहरों, नगरों, चैप्टर्स। और मुझे चूंकि कल्याण आश्रम के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव था अपनी बहनों का, इसलिए ग्राम संगठन की बहनों के साथ भी बहुत ही सहज भाव से समरस होकर के संगठन का आनंद आने लगा। हम जुड़ते गए, छोटे छोटे कार्यक्रम सोचते गए और हमारी बहनें जुड़ी। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आवाज कम हो गई, फोन तो हमें खुद भी सोचना पड़ता था, मार्गदर्शन भी मिलता था। करते करते अच्छी संख्या में बहनें आने लगी, लेकिन उसे हम उस समय अच्छी कह सकते हैं, लेकिन आज अगर मैं तुलना करूंगी तो वो अच्छी नहीं थी। कुछ बहनें जुड़ती थी, लेकिन हाँ, कोलकाता ने एक रिकॉर्ड जरूर किया। जिन परिवारों और बहनों के बारे में हमारी ये धारणा होती थी कि वे इस प्रकार के काम में जुड़ने में रुचि नहीं रखेंगी, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि ये ईश्वर की कृपा थी, सौभाग्य था हमारा कि हमें इस प्रकार की सेवा भावी बहनें मिलती गईं और उन्होंने सहज भाव से इस कार्यक्रम को स्वीकार किया। धीरे धीरे हमने छोटे छोटे कार्यक्रम किए, कभी माँ यशोदा योजना की, कभी संक्रांति का कार्य किया, कभी हमने कार्यकर्ताओं से जुड़े, हम छोटे धन संग्रह से लेकर के और बड़े कार्यक्रम तक की रचना, जिसमें कि मंचीय कार्यक्रम तक की रचना, इससे कुछ बातें स्पष्ट होती चली। इससे पहली बात तो ये स्पष्ट हुई
कि हमारी बहनों में नेतृत्व की क्षमता एवं, एक मिनट खेमा जी, बार बार पुष्पा जी कर रही हैं हमको मैसेज और फोन, कुछ उपाय हो सकता है पुष्पा मुंद्रा जी को जी जोड़ने का? कर दीजिए। हेमा जी काफी तो लोगों का आ रहा है क्या कि ज्वाइन ज्वाइन करना नहीं हो रहे हैं क्या? दीदी आप कंटिन्यू कीजिए। और बहुत लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं खेमा जी, कुछ ज्वाइन करा रही हैं सब टेक्निकल लोग, तो ट्राई कर रहे हैं। प्रॉब्लम है। तो मैं इस विषय में नहीं, बहनों यहाँ से का ओपन है जा रहा। प्रवास करती हुई बहुत से नगरों में जहां जहां चैप्टर खुलते गए वहां वहां हमने आग्रह किया। ये नगर संगठन का स्वरूप था, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मेरा प्रवास बहुत व्यापक रूप में नीचे तक के स्थलों पर होता रहा, इसका परिणाम ये हुआ कि ग्राम संगठन और नगर संगठन ये दोनों विषय बिल्कुल मेरे हृदय के दो वॉल्व की तरह हो गए, एक साथ धड़कते। दोनों नेत्रों में दो चीजें बस गईं और एक में एसिमिलेट हो गई। मैं कभी भी नगर संगठन को बिना ग्राम संगठन और ग्राम संगठन की बहनों को बिना नगर संगठन की बहनों के सोच नहीं पाती। दोनों अपने आप में अपूर्ण लगती हैं। इसलिए आज का विषय भी मेरा इन दोनों प्रकार के वर्ग की बहनों को सामने लेकर के ही चलेगा। और आज तो इस समय मेरे इस वक्तव्य को बहुत बड़ा बल कोरोना के अनुभव ने दे दिया है। हमारी कैसी धारणाएं थी? हम चैप्टर की बहनों को एक प्रकार से नगर तक सीमित ही रखते थे कि आपका काम नगर में कार्यक्रम करना है, धन संग्रह करना है, बस संक्रांति का संग्रह कीजिए। हमने कभी सोचा ही नहीं था, उनको कभी ये अवसर ही नहीं दिया था जो कोरोना ने दे दिया। इस कोरोना की क्रांति में जुड़कर इस विचार क्रांति योजना ने जो एक ऐतिहासिक कार्य किया, नगर की बहनें गांव से जुड़ गई। और जब वो गांव से जुड़ी, इस समय तमाम बहनें मौखिक रूप से भी और बार बार वो लिख करके भी मुझे जो बता रही हैं, हम सबको बता रही हैं, उसमें अगर मैं सबका पढ़ने के बाद किसी एक बिंदु पर पॉइंट रखूंगी, अपनी उंगली रखूंगी, तो वह है ग्राम की अनुभूति। गांव के लोग, हमारे कार्यकर्ता, सेवाव्रती, उनका प्यार भरा जो एक व्यवहार है। दीदी, ये दीदी शब्द पहले शायद कभी इतना मधुर, इतना आग्रही, इतना हृदय तक उतरने वाला नहीं था। आज जब हमारे बच्चे, हमारे गांव के लोग, हमारी बिल्कुल नगरीय, काफी कुछ पाश्चात्य उसमें भी जिनके घरों में वातावरण है, उनके दिल में भी हलचल पैदा कर, कोई तार हिल रहा है, कोई बात झंकृत हो रही है। सारी बहनें ये स्वीकार कर रही हैं कि नगर, शहर के, गांव के लोग हमको कैसे कह रहे हैं। एक हिमाचल की बहन कह रही है, दीदी जैसे ही कोरोना खत्म हो, इस बार आपको हमारे घर आना है। और ये बात केवल मुझसे नहीं कही जा रही, तमाम बहनों को ये बात कही जा रही है जो भी उनसे बात कर रही है। ये कैसा अद्भुत चमत्कार हो रहा है। हमारी सारी अवधारणा जो नगर की बहनों के बारे में थी कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत अच्छे वस्त्र पहनती हैं, अंग्रेजी भी बोलती हैं और ये है वो है, लेकिन आज जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वह डंके की चोट पर अपनी आवाज सुनना गया। सारी अवधारणाएं निर्मूल हो गई। माँ माँ है, चाहे वो कहती, उसके मन में माँ का ही हृदय, जो बच्चे की आवाज सुन करके कैसे व्याकुल होता है। इस बीच आप सब ने संदेश पढ़े होंगे कि बहनें कितनी व्याकुल हो जाती थी अगर कहीं पे भी कोई तकलीफ होती थी, कहीं गांव के लोग फंस जाते थे, कहीं बीमार हो जाते थे। यह है हम सब बहनों का वास्तविक रूप, जिसके ऊपर हम भले ही कोई कवच चढ़ा ले,
लेकिन मौका मिलते ही ये अपने, जब इसको थोड़ा सा भी एक बाती दिखा दी किसी ने प्यार की, तो वो लौ बन जाता है। बहनों, क्या तो अब हम सब ने स्वीकार कर लिया है, अर्थात इस पूरे कोरोना ने हमें अंतर्दृष्टि भी दी है और आगे के मार्ग को भी प्रदर्शित किया है। वो क्या है? पहली अंतर्दृष्टि तो मैंने आपके सामने रखी कि माँ को माँ ही समझो। कम उम्र है, बड़ी उम्र है, बीच की उम्र है, उनके हृदय में जो ममता का सागर है वो भूखा था। उसे आज अपने बच्चों से प्यार नहीं मिल रहा है, बच्चे विदेश में बस गए हैं, लेकिन उसे गांव की बेटी का प्यार मिल गया। उसे आचार्य ने पुकारा, उसे हमारे कार्यकर्ताओं ने प्यार से कहा, तो उसका मन कैसे उद्वेलित हो जाता है। अर्थात यह हमारी बहुत बड़ी एक शक्ति है। दूसरा मार्ग क्या हुआ कि अब कोई नगर संगठन और ग्राम संगठन टेक्निकली अलग होंगे, रिकॉर्ड के लिए अलग हो सकते हैं, रिपोर्टिंग के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन अब हम पूरी की पूरी माताएं, बहनें, बच्चियां, पूरा माँ का जो संगठन है वो एक मेव है। हम करते भी हैं। जब हम संक्रांति का विषय सोचते हैं, हमारे अंदर कोई भेद नहीं होता है। ऐसे अन्य मौके भी आते हैं और अब तो ये सिद्ध हो गया है। इसलिए पहला तो मेरी प्रार्थना चैप्टर के बंधुओं से ये है कि अब जिन जिन बहनों को जितनी सीमा तक नीचे उतर करके ग्रामीण संपर्क में काम करने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, समाचार देने की इच्छा है, कोई रोक टोक नहीं हो, ये मेरी प्रार्थना है। हम सब गांव तक जुड़ेंगे, हम सब अपने पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं से खुलकर बात करेंगे। हमारे सामने कोई बैरियर, कोई लाइन नहीं होगी कि हम केवल चैप्टर के हैं तो केवल नगर में करें। वस्तुतः नगर संगठन भी तभी बढ़ेगा, तभी ताकत मिलेगी जब हमारी सरीखी बहनें गांव से जीवंत उदाहरण लेकर, अनुभूति लेकर नगर संगठन में आकर के उसको बताएं, शेयर करें और कहेंगे विश्वास नहीं है तो लो, मैं कनेक्शन जोड़ रही हूं, बात कर लो, आवाज सुन लो। तो पहला तो मेरा ये निवेदन था। मुझे लगता हमारी सारी बहनें इस बात को स्वीकार करें। हमें मातृशक्ति कहकर बुलाया जाता है, इसलिए नहीं कि हमारे कहना चाहिए विश्वास में, आस्था में 3 देवियां हैं, उन्हें शक्ति का रूप है, दुर्गा है, काली है इत्यादि, इसलिए नहीं बहनों। हमारे पास जो सचमुच की शक्ति है वह है हमारे सतीत्व की, चरित्र की और सच्चाई की। इसकी शक्ति है। आज कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है, कोई भी, युद्ध हो, शांति हो, अर्थ हो, समाज हो, घर द्वार हो, बहनों ने हर जगह अपनी प्रतिभा, अपना पराक्रम सब कुछ दिखाया है। यदि युद्ध के मैदान में वो रणचंडी बन जाती है, संहारक बन जाती है, तो वही तो मां बनती है, तो गोद में लेकर के बालक के लिए अपना जीवन तक कहां तक पहुंचा देती। ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण, मैं विदेश की बात नहीं जानती, लेकिन हमारे देश की हर नारी। एक और बात कहना चाहती हूं, मैं कुछ किताब पढ़ती रहती हूँ, उसी समय ध्यान में आया, संकल्प और उद्यमिता, इन 2 शब्दों को हो सकता है बहुत सी बहनें नहीं पकड़ पा रही। मैं आपको समझाते हुए कहती हूं कि यह संकल्प और उद्यमिता ही ऐसी है जो हमको बिल्कुल
ऊंचाई पर ले जाती है और हमको सचमुच एक मातृशक्ति का रूप प्रदान करती है। एक बहुत ही रोचक उदाहरण देती हूँ। उन दिनों मेरा बहुत प्रवास चलता था। नगर संगठन वर्ग कहलाते थे, लेकिन उसमें वो वास्तव में ग्राम संगठन की बहनें ही ज्यादा। हाँ, तो ये वाराणसी का एक महिला वर्ग था और उस वर्ग में सब तरह की बहनें आई थी, संच तक की भी बहनें आई। वस्तु विषय चल रहा था। उस समय एक ग्रामीण बहन ने धीरे से पीछे से हाथ उठाया, तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया। उसका नाम तो याद नहीं है मुझे, उसका गांव भी याद नहीं है, लेकिन उसको मैंने सतरंगी के नाम से याद कर लिया, क्योंकि केशों से लेकर जो रिबन लगाया था और पूरे शरीर पर जो विन्यास था, उसमें 7 रंग की चीजें समाहित थी। उस दिन सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करके वो बहन आई थी, बिल्कुल गांव की। उसने अपने कपड़े में छुपी हुई एक हंडिया को मेरी टेबल पे रखा और अपनी भाषा में बोली, पिछले साल दीदी जी आपने कहा था गांव में छोटा संग्रह करना है। मैं तो बहुत गरीब हूं, लेकिन तब से मैं बराबर किसी के घर कटाई करती हूँ, किसी के घर खुदाई करती हूँ, किसी का पानी भरती हूँ, किसी का मैं कुछ और काम करती हूँ। तरह तरह के काम करते करते मैंने धीरे धीरे इस हंडिया में 2-2 रुपए करके जमाए। इसमें 18,900 रुपए हैं दीदी जी। मैंने संकल्प लिया था कि अगले साल जब आपकी कहीं भी बैठक होगी तब मैं आपको वो राशि दूंगी। मुझे ताज्जुब हुआ। बहनों, ये थी उसकी संकल्प शक्ति, जिससे उसने संकल्प किया था कि वह इकट्ठा करेगी और उसने कर लिया। इसमें उद्यमिता क्या थी? उद्यमिता उसको कहते हैं जो व्यक्ति, जो इंसान नई सोच के साथ, कुछ खोज के साथ, इनोवेटिव अप्रोच लेकर के, रिस्क उठा करके भी और कुछ न कुछ नया करते हुए अपने संकल्प को पूरा करने की जिद में, जुनून में आगे बढ़ता है। उद्यमिता उसको नहीं कहते कि अगर किसी पिता की दुकान चल रही है तो बेटे ने उस दुकान को संभाल लिया, उसको एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं कहते। आज मैं कह सकती हूं कि इस महिला जिसको मैं प्यार से सतरंगी कहती हूँ, इसने संकल्प शक्ति और उद्यमिता का परिचय दिया। आज जितनी बहनें यहां बैठी हैं, सब जरा अपने हृदय पर हाथ रखें और सोचें कि जब भी ऐसा कोई समय आता है जब हमको चुनौती मिलती है, हमेशा हमारी संकल्प शक्ति में और हमारी उद्यमिता की स्पिरिट जो होती है, किसी भी प्रकार रास्ता निकालना, हल ढूंढना, रिस्क उठाना और अपने संकल्प को पूरा करना, इनको करके ही हम आगे बढ़े हैं। कोई भी मैदान है, आज भारत की महिलाएं कहां नहीं, हर जगह यशस्वी हो रही, प्रशंसनीय हो रही और वे बराबर आगे बढ़ रहे हैं। अब एकल अभियान हमको पुकार रहा है। एकल अभियान हमें नहीं पुकार रहा, एकल अभियान के रूप में भारत माता पुकार रही। और हम सब जानते हैं कि माँ के दिल के सबसे निकट बेटी होती है। एक बेटी माँ के दर्द को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसकी हर संवेदना को बिना कहे समझ जाती है। इसलिए आज भारत माँ ने पुकारा है। हमने इस पुकार का एक बेटी होने के नाते से पूरी शक्ति से, प्रतिभा से, क्षमता से, योग्यता से, दृढ़ता से
वीरता से, बिना घबराए हुए और संकल्प और उद्यमिता के साथ आगे बढ़ते हुए नए विचार, नए सोच, नई तरह, बहुत मौका है। हमने गांव से जुड़ गए हैं। हम गांव में जिन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें आयुष की योजना है। मेरे पास कई समाचार ऐसे आ रहे हैं जिसमें बहनों ने बहुत रुचि दिखाई है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर योग है, स्वास्थ्य है, बच्चों का स्वास्थ्य है, बेटियों का स्वास्थ्य है, महिलाओं का स्वास्थ्य है, हर प्रकार का, इस प्रकार के कार्यों में बहुत स्वाभाविक रुचि होती है। क्योंकि हमारी रसोई घर, हमारा किचन, वो किसी दवाखाने से कम नहीं होता। हम कितने ही नए विचार ला सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने लगातार निरंतर संपर्क से हम अपने कार्यकर्ताओं, जितने हमारे सेवावृत्ति कार्यकर्ता हैं, बड़े से लेके छोटे तक, उनको डांट पड़ जाएगी श्याम जी से, बागड़ा जी से, और भी जी लोग हैं, लेकिन मैं अधिकार पूर्वक कहती हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे इन कार्यकर्ताओं को हम डांट भी लेते हैं तो हमारी डांट भी उनको प्यार की जैसी लगती है, और हम प्यार करके बाकी डांट से जो उनको चोट लग जाती है उसको भी प्यार से सहला देते हैं। इस आपूर्ति को करते हुए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत चुनौती, हम सबको अनुभव आया है कि इस कोरोना के काल में सुबह से रात तक कितने संदेशों का पालन, कितनी चैतन्यता के साथ, हाँ, शारीरिक स्थिरता थी, शारीरिक रूप से हम एक स्थान पर बैठे थे, परंतु हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारे विचार कितनी तेजी से भाग रहे थे, हम सोच रहे थे और नई बातें कर रहे थे। अभी भी कुछ बहनें जो नहीं पा रही हैं, तो मैं सिर्फ सांकेतिक भाषा में ही कहना चाहूंगी। हमारे सामने 3 बहनें भी हैं, वे अपने अनुभव सुनाएंगी आपको कि क्यों जुड़ी, कैसे जुड़ी, उनकी क्या अनुभूति हुई कि आज तक वो पागलों की तरह से काम करती ही जा रही, नए नए सोच भी सामने ला रही हैं। हमें लेकिन एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हम गृहस्थ है, परिवार है, कोई भी बहन अपने परिवार को दुखी करके, रुष्ट करके, नाराज करके काम बहुत दूर तक, देर तक और ऊंचाई तक नहीं कर सकती। इसलिए परिवार का सहयोग लेने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। बहनों, मैंने भी की है, बहुत तपस्या की है। 3-3, 4-4 ड्यूटीज होती थी, कॉलेज भी, बच्चे भी और घर भी। मैंने भी तपस्या की है। तो पहली बात तो ये होती है कि संगठन के लिए स्वयं को संगठन कर्ता का व्यवहार अपनाना होता है। हमें कुछ आदतें होती हैं, हमें छोड़नी पड़ती है, कुछ अपनानी पड़ती है। वैसे तो मैं हमेशा ये मानती हूं कि भगवान ने नारी को, माँ को जन्मजात संगठन कर्ता बनाया है, क्योंकि वो परिवार को जोड़ के रखे, अड़ोस पड़ोस को, खुद के परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको जोड़ के रखे। इसलिए जोड़ने का गुण है उसके, लेकिन इसको, संगठन को आगे ले जाने का, नेतृत्व करने का, बहुत सी बहनों में नेतृत्व की क्षमता है। और नेतृत्व करने के पहले आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब संगठन पर हमें पूरा इतना बड़ा विश्वास हो। और वो विश्वास कैसे होता है? जब हम संगठन को गहराई से समझते हैं। नॉलेज गिव्स अस पावर। तो हमें कुछ पढ़ने का अभ्यास बहुत होना चाहिए।
हम कई बार संदेश भी नहीं पढ़ते, बोझ लगने लगता है। हम पढ़ें, हर संदेश में हमारे लिए बहुत कुछ रहता है समझने के लिए, सीखने के लिए। आज वो समय आ गया है जब बहनों को अग्रिम श्रेणी में खड़ा होना है, नेतृत्व संभालने की तैयारी करनी है। और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भाइयों का घर में भी, परिवार में भी, संगठन में भी, पुरुष समाज का भी हमें सहयोग मिले, प्रोत्साहन मिले। मिलता भी है, अच्छा मिलता है, और भी मिले। कभी दुर्बलता आए, घबराहट आए तो भी मिले। ऐसी सब परिस्थितियों में ईश्वर हमें इतनी क्षमता दे कि हमारे लिए कुछ भी कठिन रहा, हमने हमेशा चुनौती स्वीकार करना सीखा है, किया है। छोटी सी छोटी बातें हमें बता जाती हैं। घर में जब बच्चा बीमार होता है, रात भर बुखार में पड़ा रहता है, और डॉक्टर कहता है कि हर 15 मिनट में मुंह में दवा डालो। जरा याद करो, पिता जगता है उस बच्चे के सिरहाने बैठकर, या माँ जगती है सारी रात? सबको इसका उत्तर पता है। पिता बैठता है तो उसको झपकी आ जाती है, लेकिन माँ की पलकें नहीं नीचे गिरती, और वह सवेरे तक बच्चे का बुखार उतार देती। यही तो वो ताकत है। तो अगर एक बच्चे का हम बुखार उतारते हैं, तो समाज का बुखार क्यों नहीं उतार सकते? समाज में भी तो बुखार चढ़ जाता है, कुरीतियां, कैसे कैसे विचार आते हैं। हम सब पढ़ना लिखना जानते हैं, अच्छी तरह लिख सकते हैं, ये ठीक है। तो क्या सोशल मीडिया में, क्या अपने बातचीत में, अपने वक्तव्य में, मिलने जुलने वालों से, चर्चा में अपनी बात को बड़ी निष्ठा से और बड़े ही संकल्पित स्वर में पूरे आत्मविश्वास से कहने की क्षमता, यह अर्जित करनी होती है। हम सब करते हैं धीरे धीरे, हमने भी की है, आपको भी करनी है। अगर बहुत लंबे समय तक आपको जाना है और इस काम को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, तो हमेशा ये मानिए कि सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। कोई भी अच्छा प्रभावशाली लेक्चरर या प्रोफेसर तभी प्रभाव छोड़ता है जब वह अपने लेसन की पूरी तैयारी करता है, कितने भी सालों से क्यों न की। इसलिए बहनों, आज हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं, और अब गांव तक के संगठन को संभालने की और उसको संचालित करने की, उसको आगे ले जाने की, दिशा दिखाने की, मार्गदर्शन करने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित हो रही है, हो गई है, हो जाएगी। और हम पूरे के पूरे महिला संगठन के द्वारा एकल अभियान के संगठन को पोषित, शक्तिवान बना सकते हैं, विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हम सब भारत माँ की सेवा में आज नमन करते हैं, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले उषा मेरे साथ जुड़ी है एक छोटी सी घटना से, जब हम दोनों रोए। उषा भी रोई, मैं भी रोई, मुझे नहीं पता क्यों रोए हम दोनों, लेकिन हम दोनों को जोड़ा है आंसुओं ने। तो मैं उषा का आह्वान कर रही हूँ, अनम्यूट करिए। नमस्ते सबको, जय श्री राम। मंजू दीदी ने ठीक कहा, मुझे भी वो वाक्य याद आ रहा है, एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। छोटी सी घटना थी, कल्याण आश्रम का ही एक कार्यक्रम था, और उसमें बस नया ही एकल का भी काम रांची में शुरू हुआ था, और बस उसी समय हम लोग जुड़ गए थे। 89-90 से मैंने एकल विद्यालय के बारे में कुछ मुझे जानकारी हो गई थी, क्योंकि वनवासी कल्याण आश्रम की 2-3 वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनें मेरे से परिचित थी, तो मैं उनके साथ तपकरा एक गांव है वहां गई थी। और फिर 2004 में जब वनबंधु परिषद चैप्टर का रांची में स्थापना हुई, उसी समय मेरा जुड़ाव हुआ,
और माननीय श्याम जी आज यहाँ है मौजूद, मैं उनके सामने ही कह रही हूँ। जैसे होता है ना गंगा जी में बस किसी को डाल दिया जाता है कि बस अब तैरना सीख लो, तो श्याम जी ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था कि बस गंगा जी में डाल दिया कि बस अब तुम तैरो और अपने आप पार लग जाओ। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका विश्वास, मार्गदर्शन, मंजू दीदी का स्नेह, मंजू दीदी का मार्गदर्शन, यही सब मुझे आज तक यहाँ लेके आया है। 2005-4 में मैं रांची में जुड़ी एकल विद्यालय से। एफटीएस में जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया। 2005-2006 में मुझे महिला वर्ग, जिसकी चर्चा मंजू दीदी ने की, उस प्रशिक्षण वर्गों में मेरा जाने का अवसर मिला और 2007 में हम लोगों ने उसका आयोजन रांची में किया। और सच पूछिए तो हम लोगों के लिए 2-4 जो बहनें थी उनके लिए हमारा मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। और उस समय जो हम ग्राम संगठन का काम करने लगी, व्यवस्था वर्ग लेने लग गए, एकदम सीधा संपर्क कार्यकर्ताओं से होने लग गया, तब लगा कि कितना सुंदर काम और कितना हम एकदम बिल्कुल गांव की बिल्कुल जड़ तक वहां बिल्कुल पहुंच के लगता था कि हम लोग काम कर रहे हैं। और जो सम्मान मिलता था सेवाव्रतियों से, उसकी मतलब वो अतुल्य है। आज तक मुझे जो प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, मैं हमेशा कहती हूँ मैं उषा जलान से एकल की उषा दीदी कब बन गई पता ही नहीं चला। और समय समय पे प्रशिक्षण वर्गों में, बैठकों में जाने से वो एक एकल को का मर्म जानने लगे और जिज्ञासा को मैंने कभी खत्म नहीं होने दिया। हमेशा उसके बारे में पढ़ती रही, सुनती रही, बैठकों में जाती रही। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि जिस तरीके की भी बैठकें हो, प्रशिक्षण वर्ग हो, उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। उसमें जो हमें जानकारियां मिलती है और सबसे मिलना जुलना, साक्षात्कार जो होता है, वो एक अलग प्रभाव डालता है और अलग उससे हम लोगों को एक शिक्षा भी मिलती है, जानकारियां पूरी मिलती है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि किसी को बताने में, करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अपनी जिज्ञासा और अपनी पूछताछ में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और सच में गलतियां करते रहते हैं लेकिन काम भी उसी में सीख जाते हैं। और झारखंड में तो मुझे एकदम खुला हाथ मिला है। मैंने जो चाहा किया, करवाया। बहुत सबका साथ मिला, समिति का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, सभी का मार्गदर्शन, इतना प्रेम, तभी आज मैं यहाँ हूँ। और बहुत अच्छा लगा जब विचार ये क्रांति योजना जब आई और माननीय श्याम जी ने साउथ झारखंड का, मैं केंद्रीय प्रतिनिधि का दायित्व है, फिर भी मुझे उत्तर झारखंड का वीकेसी बनाया गया। उसमें में थोड़ा सा अजीब जरूर प्रतीत हुआ, लेकिन इतना अच्छा लगा काम करके। सच पूछिए तो ये भी एक हम सबका एक टर्निंग पॉइंट है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। बिल्कुल हम गांव तक पहुंच गए, एक एक व्यक्ति से लगता है जैसे कोई व्यक्तिगत एक संबंध बन गया है और बहुत अच्छा लगता है। एक इनसाइट लाइफ का जो मिलना चाहिए था वो एकल से मिला है। स्वयं से एक नया परिचय हुआ है, परिवार में सम्मान बढ़ा है, बच्चे हम लोगों को देखकर इतना प्राउड फील होते हैं, फ्रेंड्स इतने प्राउड फील होते हैं। बहुत अच्छा लगता, बहुत 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 अच्छा लगता। और मैं क्या बोलूं, भगवान से धन्यवाद है, सबका आभार है कि मैं ऐसे संगठन में हूँ, ऐसे संगठन से जुड़ी हुई हूँ जिसने मेरा जीवन बिल्कुल एक नया रूप दे दिया है मेरे जीवन को। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दीदी, श्याम जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो सबको, जितने भी यहाँ भाई बहन उपस्थित हैं, सबको मेरा एकल प्रणाम। मैं थोड़ी बहुत मेरी अनुभूतियाँ और अनुभव शेयर कर रही हूँ, जिसके कारण मैंने एकल को मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो वन बंधु की, जैसे कि आपको मालूम है कि शाखाएं सब शहरों में खुली, फिर चेन्नई में 2006 में खुली। तब मुझे बहुत जिज्ञासा हुई, क्योंकि शुरू से ही मेरा मन
विद्यादान की तरफ था, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यादान ही एक ऐसा दान है जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है। तो इसलिए इस संस्था को जानने की, समझने की मेरे में जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। फिर बहुत शीघ्र हम वन यात्रा पर गए, तो वहाँ पर एकल का पढ़ाने का तरीका देखा, लोगों के मन में जो एकल के प्रति श्रद्धा थी वो देखी, बच्चों की पढ़ने में रुचि देखी, गांव वालों की आंखों में एकल से अपेक्षा देखी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, यही वह क्षेत्र है जहाँ हमारी बहुत ज़रूरत है। फिर संजोग से ऐसा हुआ कि बेलगाम में और बेंगलुरु में महिला सम्मेलन अटेंड करने का मौका मिला, और वहाँ पर मंजू दी भी थी और बहुत सारी महिलाएं, हम चेन्नई से गए थे, और कई शहरों से और अंचलों से महिलाओं ने अपने कार्य का विवरण दिया, और एकल का एक विशाल स्वरूप हमारे सामने, समझ लीजिए कि मेरे लिए तो वो पीएचडी था। फिर हमने धीरे धीरे चेन्नई में काम करना शुरू कर दिया और छोटे मोटे कार्यक्रम करने लगे एकल के लिए। तो एक कार्यक्रम का मैं अनुभव सुनाना चाहूँगी आपसे कि एक बार हमने गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप किया था। तो यह हमारा एक फंड रेजिंग प्रोग्राम था, लेकिन हमने गांव से भी 4 बच्चों को और एक आचार्य को आमंत्रित किया था इसके लिए। तो ये सारे बच्चे 7 दिन तक मेरे पास ही रुके हुए थे, और यह अनुभव बड़ा ही सुखद और विचित्र था। सारे दिन तो हम समर कैंप में बिजी रहते थे, लेकिन शाम के वक्त मैं बैठ करके उन बच्चों से और आचार्य से बहुत गप मारती थी। तो पहले दिन तो ये बच्चे बहुत सहमे से रहते थे, लेकिन फिर इतना अधिक हम 6 दिनों में घुल मिल गए कि जब विदा का समय आया तो हम सबकी आंखें नम हो गई थी। अब मेरे दिल में तो इतनी खलबली मच गई कि हमारे इतने प्रतिभाशाली गांव के बच्चों को किस प्रकार हम विकास के मार्ग पे लाएं, किस प्रकार इनको खिलने का मौका मिले। तो फिर समझ में आया कि एकल ही एक ऐसा हमारे पास तरीका है जिससे हम गाँव के बच्चों को शिक्षित, संस्कारी बना सकते हैं, और एकल की जो पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से पूरे गांव को हम जागृत कर सकते हैं। तो यह मुझे बहुत इसने प्रभावित किया। इसके बाद हमने धीरे धीरे हमारा संपर्क आचार्यों से और कार्यकर्ताओं से होने लगा। तब पता चला कि ये सारे हमारे जितने भी पूर्णकालीन सेवाव्रती हैं, आचार्य हैं, सब वॉलंटियरिज्म की भावना से एकल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये स्वयं साक्षी हैं। एकल के माध्यम से जितने भी गांव में सकारात्मक चेंजेस हो रहे हैं, ये सब उनके साक्षी हैं। उनको भी लगने लगा कि एकल के माध्यम से बच्चों का उज्जवल भविष्य उनको एकल में दिखने लगा। तो इस प्रकार मेरा अनुभव तो यही रहा कि देश, मतलब गांव से लेकर के शहर तक, यह सारा अभियान एक स्वचेतना से संचालित महसूस होने लगा। फिर 2011, यह हमारे लिए एक बहुत शुभ दिवस है। 11 नवंबर 2011 को बड़ों के आशीर्वाद से वन बंधु परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ, और यह एक ऐसा परिवार बना जहां पर आपसी सम्मान और सहयोग से एकल के कार्य को बहुत गति मिलने लगी। अब आप तो सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार हमारी सब महिला शक्तियां एक शक्ति पुंज के रूप में एक एकल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर कैसे जगमगा रही हैं। और फिर एकल की जो ये संक्रांति की प्रथा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जहाँ पर हम आचार्यों को और पूर्णकालीन को अपना संक्रांति का उपहार देकर सम्मानित करते हैं। मुझे लगा कि यह वैदिक परंपरा वापस हमारे भारत में स्थापित हो गई है, क्योंकि वैदिक काल में हम संक्रांति का उपहार हम उन आचार्यों को देते थे जो गुरुकुल चलाते थे। तो मुझे महसूस हुआ एकल के माध्यम से कि यह जितने भी हमारे शिक्षक हैं देश में, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और समाज का मार्गदर्शन करते हैं, मकर संक्रांति के उपहार का वही सच्ची वास्तविक उन्हीं को मिलना चाहिए। फिर दिन रात ऐसे एकल से जुड़ते जुड़ते मैं तो सारे दिन एकल का चिंतन ही होने लगा,
और अब 2.5 महीने से जो विचार क्रांति चल रही है उसमें तो लग रहा है कि हम एकल की ही सांसें ले रहे हैं। गांव में कोरोना के प्रकोप को बचाने के लिए जो माननीय श्याम जी का अभियान है उसने एक सूत्र में केंद्र से लेकर चैप्टर, महिला समिति, अंचल समिति, ग्राम समिति, यहाँ तक कि ग्रामीणों को एक सूत्र में बांध दिया है। यह बड़ा ही अद्भुत और बहुत बड़ा अनुभव हम सबके लिए रहा है। और अब तो ये जूम की मीटिंग में तो सारे द्वार खोल दिए हैं। कोरोना ने घर में डाल दिया तो क्या हुआ, अब तो हम मानसिक रूप से, विचारों के रूप से मेरे ख्याल से अब ज्यादा क्रांति आने वाली है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी तो यह ट्रेलर है मेरे दोस्तों, अभी तो यह ट्रेलर है मेरे दोस्तों, असली पिक्चर अभी बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि एकल के माध्यम से हम सब मिलकर गाँव को और सशक्त और स्वावलंबी बनाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं बजरंगलाल बागड़ा जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि समाप्त कर लें इस सेशन। आज का दिन तो बहनों को और मातृशक्ति को ही समर्पित था, क्योंकि एकल अभियान को यहाँ तक पहुंचाने में माताओं का और बहनों का जो योगदान रहा है उसके बारे में हम सिर्फ एक अनुभव करते हैं, चर्चा भी बहुत कम होती है और उसके निमित्त किसी प्रकार का आयोजन तो होता ही नहीं है। ठीक है कि महिला समितियां बन गई हैं, नगर संगठन की और ग्राम संगठन की महिला समितियों का गठन हुआ है, लेकिन असली आप परीक्षा कहिए या असली उनका पराक्रम कहिए, ये विचार क्रांति में जिस प्रकार से उन्होंने हमारे समितियों के और सेवावृत्ति कार्यकर्ताओं के साथ में पिछले 2.5 महीने से जुड़कर जो एक तरह से शौर्य का प्रदर्शन किया है, ये इससे उनकी ताकत का भी हमको अनुभव होता है, एहसास होता है। और आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लड़ने में अब हमको लगता है कि हम उनको गुरुतर दायित्व दे सकते हैं। अभी तक तो थोड़ा बहुत नगरों में कुछ कार्यक्रम करने का, मकर संक्रांति संग्रह का, या कुछ ग्राम समितियों में एक भाव बनाए रखने का, तो भाव बनाने का कार्यक्रम मात्र था। कहीं कहीं ठीक है, शोभा जी हैं, उषा जी हैं, उन्होंने संभाग में भी दायित्व लिया ग्राम संगठन में, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, कई संभाग अध्यक्ष को उन्होंने चुनौतियां दी हैं। तो अब हमें लगता है कि महिलाओं को अपना संगठन तो उनको, महिलाओं को, बहनों को लाने के लिए, समझाने के लिए रखना ही है, लेकिन अब उनको अभियान के नेतृत्व में आना चाहिए। जैसे आज की बैठक के शुरुआत में अपने आशीर्वचन में माननीय श्याम जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि शीर्ष नेतृत्व में वो महिलाएं आगे आएं। इस प्रकार का हम सब का ये एक मन की अभिलाषा है, लेकिन वहां तक आने के लिए जो सीढ़ियां हैं, अब वो सीढ़ियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब कुछ लगता है छलांगे लगानी पड़ेंगी। तो एक छलांग विचार क्रांति के माध्यम से बहनों ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है, और अब जिस प्रकार से कई बहनें, कई बहुत ही प्रभावी कार्यकर्ता बहनें हमारे सामने आई हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अब तो श्याम जी को और मुझे बहुत जल्दी हमारी सीटें खाली करनी पड़ेंगी। बस वो कहते हैं ना कि आप तैयारी करो, हम आ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं का बिगुल बज गया है। तो अब हम भी ठीक है, हम भी हमारी तैयारी कर रहे हैं। बस अब धीरे धीरे आकर के आप हमको विदा कीजिए। मंजू दीदी भी हमारे साथ ही विदाई हो जाएंगी, क्योंकि वो नेतृत्व लेने वाली आयु हम सब की निकल रही है। लेकिन अब तो जैसे आ रही है आगे, जो बहनें आगे आ रही हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से संच स्तर तक जिस प्रकार का संपर्क स्थापित किया, संपर्क ही नहीं संबंध स्थापित किए, जिस प्रकार का भावपूर्ण उन्होंने एक अच्छा संपर्क कर लिया, उसका संगठन को हर प्रकार का लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए अपनी इस भूमिका को एक दायित्वपूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से निभाने के लिए उनको आगे आकर अब दायित्व लेना पड़ेगा। घरों से, टेलीफोन से बात करना एक बात है, लेकिन जब समय आएगा तो क्षेत्र में जाकर प्रवास करने की भी आवश्यकता होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, शोभा जी ने, उषा जी ने,
और बहुत सारी बहनों ने इसको दिखाया कि ये प्रवास में भी उनको कोई हिचक भी नहीं है और हर प्रकार से भाग लेवल तक, अंचल लेवल तक जाकर के अभियान को आगे बढ़ाएंगी, गति देंगी। और चुनौतियां हमारे सामने नए प्रकार की है, सवाल संख्या का ही नहीं है। जिस प्रकार की नई नई प्रकार की चुनौतियां आई हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे हमारे कामगार बंधु, श्रमिक बंधु लौटकर वापस अपने मूल स्थान आए हैं। उनकी समस्याओं की एक बहुत बड़ी चुनौती एकल अभियान के सामने है। नए वातावरण में संस्कार शिक्षा के कार्यक्रम कैसे चलाए जाएं, किस रूप में परिवर्तित करके उनको संस्कार शिक्षा के हमारे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। और ये जो वर्ष है, ये पूरा वर्ष तो हमारे सामने एक तरह से वित्तीय संकट का वर्ष है, एक तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला वर्ष चल रहा है। क्योंकि मार्च जिसमें अपना अधिकतर संग्रह होता है, तो मार्च से जब ये शुरू हुआ तो हमारा पिछले वर्ष का आधा संग्रह मार्च में चला गया और उसके बाद में आज हम संग्रह की निमित्त बात करने लायक भी नहीं है और आने वाले 3 महीनों में भी नहीं कर सकते। नगर संगठन की बहनें इस चीज को अच्छी तरह से समझती हैं। तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। तो जो बहन जिसकी जिनमें रुचि है, क्षमता है, और क्षमता का प्रदर्शन अब हो चुका है, इसलिए अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा। अब 2.5 महीने में जो कुछ हमने देखा है अब वो सब चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो उस रुचि और क्षमता के आधार पर अभियान में आगे आए, नेतृत्व संभालें धीरे धीरे और अपनी जो नारी शक्ति का जो डंका बिगुल आपने बजाया है, अब उस बिगुल के साथ में डंका बजाइए। और यही हमारी आपसे निवेदन भी है, शुभकामना भी है और हमारी आप अभिलाषा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई संतोष जैन जी एक गीत करेंगे, उसके बाद खेमानंद जी शांति मंत्र करके हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। नमस्कार। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है सूल मिले तो क्या, पथ में अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुगामी उन पांवों के आदर्श लिए जो बढ़े चले, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे। सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। सुखिना सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।